एक एग्जाम्पल लिखो। हाँ, लास्ट एग्जाम्पल बताते हैं, इसके बाद अगला अभ्यास शुरू करते हैं। नोट में क्या मतलब, एग्जाम्पल तुम्हारा शुरुआत में हो गया कि हम कैसे पहचाने कि वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। 4 सवाल इस पे हुआ। फिर 4 सवाल तुम्हारा अंतराल पे हो गया, वृद्धिमान का, निरंतर वृद्धिमान का, ह्रासमान का, निरंतर ह्रासमान का। एक और बचा है जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि यदि कोई फलन जो है ए और सी में क्या है, वृद्धिमान है, और सी और बी में ह्रासमान है, तो वह ए और बी में न तो वृद्धिमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखो, सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर sin x हो गया। पहला नंबर मतलब फलन इस प्रकार से है, y बराबर sin x। तो प्रूफ क्या करना है? पहला नंबर प्रूफ ये करना है कि 0 से π/2 में वृद्धिमान होगा। दूसरा नंबर π/2 से π में ह्रासमान होगा। हो गया। और तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या सिद्ध करना है? 0 से π में न तो वृद्धिमान न ही ह्रासमान होगा। नोट करो, जल्दी नोट करो, सवाल को यही बता के आगे बढ़े। हो गया? हो गया ना? अब देखो, शुरू करते हैं। वृद्धिमान जांचना हो चाहे ह्रासमान जांचना हो, सबसे पहले हमको फलन का क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। समाकलन करो। फलन लिख लो, y बराबर sin x। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर हो जाएगा dy/dx, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? f' बराबर ddx ऑफ sin x, जो कि आ गया क्या? cos x। अब देखो, पहला नंबर कहता है कि 0, π/2 में यह वृद्धिमान होगा। तो पहला नंबर, क्योंकि 0, π/2 में f' सदैव क्या रहता है? सदैव क्या होगा? वृद्धिमान दिखाना है तो क्या लिखेंगे? 0 या 0 से अधिक। निरंतर वृद्धिमान नहीं पूछे, सदैव 0 या 0 से अधिक होगा। इसलिए y बराबर sin x क्या होगा? वृद्धिमान होगा। ठीक इसका उल्टा हम दूसरे वाले में लिख देंगे। और वैसे देख भी सकते हो, अगर यहाँ पे cos x है, 0 से 90 अंश तक कोई भी वैल्यू रखो, cos x पॉजिटिव ही रहता है। cos 0 अंश का मान क्या होता है?
1। cos 30 अंश का मान होता है कर्ण 3/2, धनात्मक है, कुछ भी है उससे नहीं मतलब है। cos 45 अंश का मान 1/2 कर्ण 2, धनात्मक है, कोई मतलब नहीं है। cos 60 अंश 1/2, वो भी धनात्मक है। cos 90 अंश 0, 0 हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए कहा गया शून्य या शून्य से अधिक मतलब 0 भी हो सकता है। हो गया ना? उसके बाद जब हम आगे 90 से 180 तक जाएंगे तो फिर 90 अंश अगर रखेंगे तो 90 अंश रखने पर फिर उसका मान 0 होगा। 90 अंश के बाद जब जाएंगे अब हम 120 अंश से, तो 120 अंश की वैल्यू होती है -1/2। कितना होता है जी? माइनस। तो जैसे ही देखो हम 90 से आगे बढ़ रहे हैं cos ऋणात्मक हो जा रहा है। 90 से आगे हम किस चतुर्थांश में चले जाते हैं? दूसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश हमारा इसी तरह से तो बढ़ता है, देख रहे हो? ये 0 अंश होता है, यहाँ 90 अंश होता है, ये 180 होता है और ये 270। फिर हमारा पूरा चक्कर खत्म। तो यहीं पे फिर हम कितने चले जाते हैं? 360 के। ये हमारा पहला चतुर्थांश देखो 90 से कम है। 90 से जैसे ही आगे बढ़े कौन सा चतुर्थांश आ जाता है? दूसरा चतुर्थांश। और 90 से लेके कहां तक? 180 तक दूसरा चतुर्थांश रहता है। तो दूसरा सवाल कितने से कितने मोड़ा? π/2 से पाई में, अर्थात किस चतुर्थांश में? दूसरे में। π/2 माने जानते हो 90 अंश और पाई माने जानते हो 180 अंश। ठीक है, मतलब 90 से 180 तक पूछा है। तो 90 से 180 तक cos क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना, कि वो साइन और cos धनात्मक होते हैं। cos ऋणात्मक होता है, इसका मतलब फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। और तुम्हें पता है कि जब पहले अंतराल में वृद्धिमान हो गया, दूसरे अंतराल में ह्रासमान हो गया, तो दोनों का जो संयुक्त अंतराल मिलेगा उसमें न तो वृद्धिमान होगा न ही ह्रासमान होगा। पहला वाला लिखो, फिर दूसरा ये बनाते हैं, तीसरा फिर लिखते हैं। जल्दी करो। हो गया? तो इसके नीचे दूसरा नंबर लिखो। अब इसके नीचे दूसरा नंबर, दूसरा सवाल क्या पूछा था? π/2 से पाई में पूछा है ना, तो देखो दूसरा नंबर, क्योंकि π/2 से पाई, क्योंकि π/2 से पाई मतलब यही वाला, यहाँ पे जैसे इसको लिखो उस अंतराल को लिख लेना है। देखो π/2 से पाई में f' सदैव 0 या 0 से क्या होगा? कम होगा। कम होने का मतलब ऋणात्मक होगा, इसलिए y बराबर sin x क्या होगा जी? ह्रासमान होगा। हो गया? ह्रासमान होगा। अब देखो, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा कहता है न तो वृद्धिमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो तीसरे पॉइंट के लिए पहले हमको देखना होगा कि हमको किस से किस में दिखाना है। 0 से किस में दिखाना है जी? पाई में। 0 और पाई के बीच अगर एक मान लिया जाए, क्या? π/2, मतलब 0 से 180 तक दिखाना है। बीच में हमने एक ले लिया 90 अंश। क्यों जी? क्योंकि पहला दूसरा सवाल में देखो 90 अंश कॉमन है ना, तो दो अंतराल यहाँ पे बन गए, एक 0 और π/2 और एक π/2 से पाई। तो अभी हमने क्या देखा कि पहले अंतराल में वृद्धिमान है और दूसरे में क्या है? ह्रासमान है। तो दोनों से संयुक्त जो बनेगा, क्या उसमें वृद्धिमान या ह्रासमान होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात। क्यों जी? क्योंकि आधे में वृद्धिमान हो रहा है, आधे में ह्रासमान हो रहा है, तो पूरे में कहते हैं वृद्धिमान है। अगर कोई फलन आधा ऊपर जा रहा है फिर आधा नीचे चला रहा है, तो पूरा यहां से यहां तक कहते हैं वो वृद्धिमान है? कभी नहीं कर सकते। वृद्धिमान होने का मतलब केवल उसको बढ़ना है, घटना नहीं है। अगर घट गया तो ह्रासमान हो जाएगा। क्या केवल उसको कहते हैं ह्रासमान है? नहीं, क्योंकि वो आधे में बढ़ रहा है, आधे में ही घट रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको न तो वृद्धिमान कहेंगे न ही ह्रासमान कहेंगे। चलो देखो क्या लिखे, इसको लिखोगे तीसरे पॉइंट में, क्योंकि 0, π/2 में फलन क्या है? वृद्धिमान है, तथा π/2, पाई में फलन ह्रासमान है। इसलिए
इनका π/2 हटाओ तो क्या क्या बचा, 0, पाई में फलन न तो वृद्धिमान होगा न ही ह्रासमान होगा। ध्यान दिए रहना, नोट कर लो, बस यही लिख देना है तुम्हें। प्रश्नावली 6C, सन्निकटन। सन्निकटन अब देखो, सन्निकटन का अर्थ क्या है? सन्निकटन का अर्थ है निकटतम मान, ठीक है, निकटतम मान। अब जैसे मान लो हमको अगर कहा जाए करड़ी में 25, क्या मान है इसका? 5। करड़ी लगाए 125 और इसके ऊपर छोटा सा 3 लिखे, क्या मान होगा इसका? 5। करड़ी लगाए, उसके बाद इसमें 625 लिखे, इसके ऊपर छोटा सा 4 लगा दिए, क्या मान होगा इसका? 5 ही होगा, ठीक है। उसके बाद इसका बताओ, इसका बताओ, इस पे 3 लिखते हैं, इसका बताओ, बता पाओगे? किसका? वर्गमूल का इसका मतलब समझ रहे हो? इसका 27 का वर्गमूल निकालना। 27 किसी का वर्ग है नहीं है, नहीं निकलेगा। इसका ठीक था, दिख रहा है, लेकिन इसका मान लो 27 का तो हमने वर्गमूल निकालना पढ़ा है, भाग इससे निकाल लेंगे। 27.00 कर लें, जोड़ा इधर बना, जोड़ा इधर बना, 5 और 5, 5 बचे, और यहाँ 5, 5 बचे, 25, 2 बचा, 00, दशमलव लगा दिए, 5, 5, 10, 1 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, घटेगा तो कितना? 99, 102 हो जाएगा, शायद 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। देखो 5.19 के आसपास तक आ जा रहा है उसका वर्गमूल। मान के चलो 5.2 मान सकते हो, मान सकते हो, लेकिन इसको कैसे निकालोगे तुम? 127 का घनमूल कैसे निकालोगे? 627 का 4 मूल कैसे निकालोगे? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अब हम अपने इस सन्निकटन की विधि में, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 25 का पूरा 5 पता है, फिक्स है, बदलाव नहीं होने वाला उसमें। 125 का पूरा 5 पता है, ये भी फिक्स है घनमूल। 625 पे 4 लगा, ये भी पूरा 5 है, फिक्स है, बदलाव नहीं होगा उसमें। लेकिन इसमें क्या 5.19 एग्जैक्टली आएगा? 5.29 एग्जैक्ट आएगा? नहीं। अभी देखो यहाँ पे जब हम 9 बार गुणा करेंगे ना, तो 9 9 81 को 1, 9 दूना 18 को 8, हासिल ये 9 दूना 18, 18 26 को 6, हासिल 2, फिर 2 इधर, 9 1 9। देखो 9218, अभी भी कुछ बचेगा, 600 या 600 कुछ के आसपास बचेगा, बचेगा ना। तो अब ध्यान दो, कभी भी ये कटने वाला है क्या? तो क्या कहते हैं हम, इसका एग्जैक्ट मान आएगा? नहीं। हम तुमसे जितने अंक तक पूछेंगे उतने अंक तक तुम निकटतम मान बताओगे। एक अच्छा 8 में पढ़े होगे वर्गमूल निकालना भाग में से। निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए, निकटतम चौथे स्थान तक ज्ञात कीजिए, निकटतम दूसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भागबिज से तो इसका निकाल सकते हैं, और वो भी हमने निकटतम मान निकाला है, दिखाई दे रहा है। तो सन्निकटन क्या करेगा? जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, 4 मूल या जो मान हमको नहीं पता होता है, उसको इसी विधि से या लॉगरिथम की विधि से
हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। अभी देखो 27 का दिखाएंगे 5.19 कैसे आ रहा है, समझ गए। 127 का दिखाया जाएगा, अभी घनमूल कितना आ रहा है, 627 का 4 मूल कितना आ रहा है। ये सारा का सारा तुमको सामान्य विधि से निकालना संभव नहीं है। लॉगरिथम लगाओगे 2 से 3 मिनट के अंदर आंसर तुमको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अब लगाते इनको कैसे हैं, देखो ये जो 27 है इसको हटा के पहले इसकी जगह हम x लिखेंगे, तो पूरे फलन को y के बराबर मानेंगे तो क्या बनेगा, y बराबर करड़ी में x हो गया ना। और जो 100 ये जो 27 है, 27 को हम मानेंगे x प्लस डेल्टा x के बराबर मानेंगे। और इसमें जो x होगा, x क्या होगा, 27 के निकटतम एक ऐसा मान होगा जिसका वर्गमूल हमें पता हो। तो क्या है 27 के निकटतम 25 है, इसीलिए इसको लिखे थे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25, तो डेल्टा x क्या होगा 2, तभी तो 25 और 2 मिलकर 27 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद तुम इसका अवकलन कर लो, कर सकते हो अवकलन, x की घात 1/2 मानकर, घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा और x की वैल्यू क्या मिल चुका है 25 मिला है ना। अवकलन करने के बाद उसमें x की वैल्यू 25 रख दोगे तो किसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक सूत्र होता है डेल्टा y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x, हो गया, यही सूत्र है हमारा। तो dy/dx की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, डेल्टा x तुमने यहां से 2 देखा ही, रख दोगे तुमको डेल्टा y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी, डेल्टा y। अब सोचो डेल्टा y मिल गया तो अब हमको क्या निकालना होगा, y प्लस डेल्टा y। अब y क्या था जी, y ये था ना, देख रहे हो, इसमें x की वैल्यू रखोगे 25 तो y का मान क्या आएगा 5 आएगा ना। तो y का मान 5 रखो और डेल्टा y तुमको इस सूत्र से मिलेगा, जो कि लगभग मान के चलो 0.19 या 0.2 के आसपास मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 5.19। सारे सवाल में यही प्रोसेस करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही अगर 127 का निकालना हुआ तो इसकी जगह x रखोगे और 127 को किसके बराबर मानोगे, x प्लस डेल्टा x को, उसके निकटतम एक मान जो आएगा उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे और बाकी उससे डेल्टा x निकाल दोगे, इसका अवकलन कर दोगे। अवकलन करने के बाद dy/dx में x की वैल्यू रखोगे, dy/dx मिलेगा, डेल्टा x का उसमें गुणा करोगे, डेल्टा y मिलेगा, और जो फलन माने थे उसका x का मान रखोगे तो उससे y मिल जाएगा, y में डेल्टा y जोड़ देना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सन्निकटन लिखो, इस विधि से उन फलनों का निकटतम मान ज्ञात किया जाता है। इस विधि से उन फलनों का निकटतम मान ज्ञात किया जाता है। उन फलनों का निकटतम मान ज्ञात किया जाता है, हो गया, जो साधारण विधियों से नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, जो साधारण विधियों से नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। पूरा अब नीचे लिखो, किसी फलन का सन्निकट मान ज्ञात करना, या किसी फलन का सन्निकट मान ज्ञात करने की विधि, जो क्या लिखो, जिनका मान साधारण विधियों से नहीं ज्ञात किया जा सकता, लिख लियो ना। जैसे लिख लो, जैसे कर्लिम 27
फिर ये करड़ी में 3, उसके बाद 27, फिर करड़ी में 4, इसके बाद ये 27, 6 तो 27। ये वाला लिख लो जैसे में कॉमा करके, तब इसके बाद हेडिंग लिखो नीचे की। जैसे में कॉमा करके इनको लिख लो, आदि कर लेना, उसके बाद शुरू करो नीचे। हो गया? अब नीचे हेडिंग लिखो, फलनों का सन्निकट मान ज्ञात करना। फलनों का सन्निकट मान ज्ञात करना। हो गया? अब लिखो, इसके लिए हो गया? दिए गए सवाल को लिखते हैं। पहला नंबर है ये, तरीका बता रहे हैं कैसे करना है। इसके लिए दिए गए सवाल को लिखते हैं। हो गया? अब हो गया? जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है, जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है, उसे x प्लस डेल्टा x के बराबर मानते हैं। उसे x प्लस डेल्टा x के बराबर मानते हैं। उसे x प्लस डेल्टा x के बराबर मानते हैं। हो गया ना? जिसमें वो दूसरा नंबर था, पहले को लिख लिएगा। पहला केवल यही लिखना था कि दिए गए सवाल को लिखते हैं। फिर दूसरा नंबर लिखना है, जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है उसे किसके बराबर मानते हैं, x प्लस डेल्टा। सवाल भी एक लगाते चले क्या, तब पॉइंट बाई पॉइंट समझ में आता जाएगा। काम करो, जो पहला नंबर लिखते हो ना, दिए गए सवाल को लिखते हैं। तो दिए गए सवाल को लिख लो, किसको, करड़ी में 27, ऐसे लिख लो। तो पहले पॉइंट के सामने, जहां पे पहला पॉइंट खत्म हुआ है ठीक उसके सामने लिख लो, करड़ी में 27 लिख लिए। हो गया ना? मतलब करड़ी में 27 का सवाल हम लोग लगा रहे हैं। अरे जहां पहला पॉइंट खत्म हुआ है ना कि दिए गए सवाल को लिखते हैं, उसी के बाद लिख लो करड़ी में 27। हो गया? दूसरा हमने कहा कि जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना है उसे x प्लस डेल्टा x के बराबर मानते हैं। तो किसका सन्निकट मान ज्ञात करना है, 27 का ना, 27 का ही तो वर्गमूल निकालना है। तो जिसका सन्निकट मान निकालना है उसे किसके बराबर मानेंगे, x प्लस डेल्टा x के बराबर। तो मान लो x प्लस डेल्टा x बराबर 27, x प्लस डेल्टा x बराबर 27। हो गया ना? अब लिखते हैं नीचे, जिसमें हो गया, x वह मान होता है, x वह मान होता है, x वह मान होता है जो हो गया, दिए गए सवाल के निकटतम हो, दिए गए सवाल के निकटतम हो, दिए गए सवाल के निकटतम हो। निकटतम मतलब उसके पास होना चाहिए, चाहे आगे हो चाहे
पीछे हो, ये ध्यान में रखे रहना। जैसे 27 के पीछे आता है 25 ना, और 27 के आगे क्या आता है, मतलब जैसे 27 के यहाँ पे वर्गमूल हमको निकालना है ना, तो 27 के पीछे एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल पता है 25, है ना। 27 के आगे एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल पता है 36। अब बताओ 27 के निकटतम कौन है, 25 है ना, तो हमको 25 लेना है। ऐसे ही मान लो अभी हमने यहाँ पे 35 का तुमसे पूछा होता, किसका पूछे होते 35, तब 35 से पीछे 25 होता और 35 से आगे क्या होता 36, लेकिन निकटतम कौन है 36, इसलिए वहां पे x की वैल्यू किसको मानते 36 को। तो निकटतम में ये ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि पीछे ही मानो जैसा हम इस सवाल में मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे वाला निकटतम हो रहा है ना इसके, तो जरूरी नहीं पीछे ही मानो, तुम आगे भी जा सकते हो जाएगा ना। तो लिखो, हो गया जी, क्या लिखे, x एक ऐसा मान होता है जो सवाल के निकटतम हो गया ना, और उसका सन्निकट मान एक पूर्णांक संख्या पता हो, उसका सन्निकट मान एक पूर्णांक संख्या पता हो। जैसे दिए गए सवाल में 27 का वर्गमूल निकालना है, दिए गए सवाल में 27 का वर्गमूल निकालना है, हो गया ना। अतः इसके निकटतम 25 एक ऐसा मान है, इसके निकटतम 25 एक ऐसा मान है, इसके निकटतम 25 एक ऐसा मान है जिसका वर्गमूल पूर्णांक संख्या 5 होती है, जिसका वर्गमूल पूर्णांक संख्या 5 होती है, हो गया ना। अतः हम यहाँ हो गया, अतः हम यहाँ x बराबर 25 मानेंगे, x बराबर 25 मानेंगे, हो गया ना। ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है, चाहे जो भी निकालना हो उसके निकटतम एक खोजना ही पड़ेगा, यही इस सवाल की थोड़ी कठिनाई है। अगर निकटतम नहीं खोज पाए तब सवाल नहीं लग पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके निकटतम खोजना है। मान लो ये तो सिंपल था मिल गया, अभी जब दशमलव वाला कुछ पूछेगा तब थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो सवाल की बस यही कठिनाई है, बाकी सवाल तो एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो एकदम आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमने देखो किसका मान निकालना था, 27 के ऊपर करड़ी लगी है खाली, मतलब इसका वर्गमूल निकालना था ना। 27 का वर्गमूल निकालने का हमको 27 के ऊपर 1/2 घात का मान निकालना है। तो अब हमने क्या किया, 27 के निकटतम एक ऐसा मान खोजा जिसके ऊपर 1/2 घात की वैल्यू पता हो, अर्थात जिसका वर्गमूल हमें पता हो, मतलब पूर्णांक संख्या। हम पूर्णांक संख्याओं का ही तो वर्गमूल जानते हैं, 26 का वर्गमूल जानते हैं क्या, 24 का वर्गमूल जानते हैं क्या, 28 का वर्गमूल जानते हैं। 27 के निकटतम 26 और 28 भी थे, लेकिन हमने उनको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका वर्गमूल खुद ही पूर्णांक में नहीं पता है, तो उसको लेके क्या मतलब निकलेगा। जिसका तुम्हें पता है, जो तुम आसानी से कर सकते हो, अरे जब 26 का मान लो कहें भाग 20 से निकाल लेंगे, जब उसी का भाग 20 से निकालना है, इससे मैंने 27 का भाग 20 से निकाल लो, होगा कि नहीं होगा।
तो वही मान लेना है जिसका तुम्हें पूर्णांक रूप में पता हो। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू कितना ले लिया, 25 ले लिया, तो नीचे लिखना इसलिए x प्लस डेल्टा x बराबर किससे, 27 से। हमने x प्लस डेल्टा x बराबर 27 मान रखा है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 25 प्लस डेल्टा x बराबर 27, तो डेल्टा x बराबर 27 माइनस 25, डेल्टा x बराबर 2 लिख लो। नीचे लिखो अब दिए गए सवाल में, अब दिए गए सवाल में हो गया, जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है, 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 उसे एक मिनट, उसमें लिखना, उसमें दिए गए सवाल में जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना होता है, उसके स्थान पर लिखो, उसके स्थान पर हो गया, x रख देते हैं और प्राप्त फलन को y के बराबर मान लेते हैं, हो गया, तथा इसे समीकरण 1 मानते हैं, हो गया। अब हमने क्या किया देखो, पहले तो हम क्या किए, सवाल को उतारे, सवाल में जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना था उसे x प्लस डेल्टा x के बराबर मान लिए, फिर उसमें हमने x एक निकटतम मान माना जिसका मान हमको पूर्णांक में पता हो, उसके बाद हमने डेल्टा x निकाल दिया। अब पुनः हमको सवाल पे आना है, तो चूंकि सवाल हमारा है करड़ी में 27, तो अब नीचे लिखेंगे 27 के स्थान पर क्या रखने पर जी, x रखने पर, क्या रखने पर, x। तो अब क्या होगा देखो, x रख दिए तो क्या बन जाएगा, वो 27 के स्थान पर x रखे तो क्या बना, करड़ी में x, और इसको किसके बराबर मान लो, y के बराबर। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। बनाओ फटाक से, आ जाओ। जो भी सवाल में तुमको सीधे सीधे दिखेगा, मान लो जैसे ये करड़ी में 3 127 का पूछा था, तो इसकी जगह x रख दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, बनेगा। मान लो ये करड़ी में इसके ऊपर 4 लगाया था, 627 का पूछा था, तो इसकी जगह रख दोगे तो क्या बन जाएगा, 4, और ये x इसके बराबर क्या बन जाएगा, y। सवाल जो दिया है उसी की जगह पे x रख देना चाहिए, लेकिन ये काम कब करना है, जब तुम डेल्टा x की वैल्यू निकाल लो तब, ठीक है, क्योंकि अब हम अवकलन करना प्रारंभ करेंगे, हो गया। हो गया ना। अब नीचे लिखो, अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके, अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके, अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके, हो गया,
डी बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। हो गया ना? तो क्या करना है, अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, इसके लिए हम फिर ऊपर चलते हैं। तो डी डी एक्स आप इधर y और इधर डी डी एक्स आप किसका, करड़ी में x का। हो गया ना? इसी का अवकलन कर रहे हैं ना। तो करड़ी में x माने तो कितना कर सकते हैं, तो x की घात 1/2। तो घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, माने तो कहें 1/2 और x की घात बच गया कितना, -1/2। हो गया? अब क्या होगा, 1/2 और ये नीचे चला आएगा तो नीचे आके फिर करड़ी में x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर -1/2 नीचे आएगा तो +1/2। अभी समझा चुके हैं, जब अंश से हर में ले जाते हैं चाहे हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए हमने नीचे लाया तो प्लस हो गया, और प्लस का मतलब करड़ी। ठीक है, फिर से वही बन गया। ये किसके बराबर आया, डी बाई डी एक्स के बराबर। लिखो, अब नीचे लिखो। अब ये काले पेन से लिखे ना, यहीं पे सूत्र मिल रहा है हमको। अब निम्न सूत्र से हो गया, डेल्टा वाई का मान ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से डेल्टा वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा वाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही सूत्र है। डेल्टा वाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हो गया ना? तो अब देखो, जैसे हमारे सवाल में देखो, डेल्टा वाई बराबर डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, क्या दी गई है जी, 1/2 और करड़ी में x, यही है ना नीचे, और इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी पता किए हम लोग, 2 से 2 कट गया, कटा ना। तो डेल्टा वाई बराबर तनिक देखो तो क्या मिला, 1/2 करड़ी में x मिला ना। तो 1/2 करड़ी में x का मान कितना माने हैं, 25 माने हैं ना। तो करड़ी में x का मान कितना हो गया, 5 का भाग 1 में दे दो, 5 का भाग 1 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 1 में जाता है नहीं, 0 लगाए, दशमलव लगा दिए, 10 हो गया, 5 दूनी 10। डेल्टा वाई का मान आ गया 0.2, आ गया ना। लिखो इसको फटाक से, सूत्र लिख लियो, उसके नीचे जैसे करके इसको लिख लो। इसके बाद तुम्हारा सवाल नंबर 9 तक घर से लग जाना चाहिए। हो गया जी, हो गया। नीचे फिर लिखो, काली पेन से लिखना। अब इसके नीचे फिर लिखो काली पेन से। अब y प्लस डेल्टा वाई, अब y प्लस डेल्टा वाई, अब y प्लस डेल्टा वाई, ये आगे वाला ले जाओ, इसको ले जाओ, ये क्या है,
यही वाला। अरे ले जाने दो। अब थोड़ा जल्दी। अब y प्लस डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं, इसको उठा ले जाओ। कॉपी हटाओ जी तुम लोग। अब y प्लस डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं, का मान ज्ञात करते हैं जो दिए गए सवाल का सन्निकट मान होगा। y प्लस डेल्टा y का मान ज्ञात कर लेते हैं जो दिए गए सवाल का सन्निकट मान होगा, जो दिए गए सवाल का सन्निकट मान होगा। हो गया ना? तो अब देखो क्या होगा। अब जिसका मान निकालना है तुम्हें, कर्णिम 27 का निकालना है ना, उसके बराबर क्या मान लो, y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू रखो समीकरण 1 से। क्या है y की वैल्यू? करड़ी में x और प्लस डेल्टा y तो अभी हमने निकाला। करड़ी में x माने समझ रहे हो, करड़ी में 25 और प्लस 0.2, इसकी कितना मान निकलता है इसका? 5 और प्लस 0.2 मतलब 5 कितना आ गया? 2 आ गया। किसका मान आ गया? करड़ी में 27 का। हो गया ना? ये प्रकार से सवाल तुमको लगाना है, तो नोट कर लो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और करते जाना। घर से सवाल अब लगा के ले आओ।